अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। नर्वस सिस्टम इंशाल्लाह बहुत इजी आपको लगेगा। जब आप ये वीडियो देखेंगे इसके एंड तक आपको नर्वस सिस्टम बहुत ही इजी लगेगा और आपके फिंगर टिप्स पे होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए जी, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे आज के। डिफाइन नर्वस सिस्टम है, ब्रीफली डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स इन न्यूरोग्लाया, डिफाइन नर्व एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे पास। मैं इस पर टाइम ज़ाय नहीं करूँगा, फ़ौरन से मैं जाता हूँ हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है उसको मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नर्वस सिस्टम जो है इसकी स्लाइड्स को हम वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, ना आपके पास होता है ना मेरे पास है। तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको इसका कि नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली बॉडी के अंदर दो किस्म के सिस्टम काम कर रहे होते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, यानी परफॉर्म करने के लिए कोई भी फंक्शन। तो नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा फास्ट सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा स्लो सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि डकलेस ऑर्गन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। वो भी अपने टारगेट ऑर्गन पर जाकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। क्या करता है, नर्व इम्पल्सिस को जो है वो जनरेट करता है और स्टिमुलस को सेंस करता है और इम्पल्स को कंडक्ट करता है। तीन बातें मैंने कही। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिमुलस की, आगे हम पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको बता दूं अभी से कि स्टिमुलस जो है वो कोई भी चेंज हमारे अंदर के एनवायरनमेंट में हो, बॉडी के अंदर हो या बाहर हो, कोई भी चेंज हो जिसकी वजह से हमारे पास कोई काम परफॉर्म करना पड़ जाए तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इम्पल्स क्या है। इम्पल्स आप याद रख लीजिएगा सिंपली कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो है वो इम्पल्स कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम की। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि उसके लेवल्स क्या क्या हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम बेसिकली डिवाइडेड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे दो ब्रांचेस होती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड होते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम पर कंसिस्ट करता है। तो अगर मैं आपकी इजीनेस के लिए बता दूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप कैसे याद रखेंगे। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आप याद रखें सेंटर से। सेंटर जो है वो एक इदारे का बड़ा होता है और पेरिफेरल जो है वो क्या है, उसके ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो सेंटर के अंदर हमारे पास ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है जो कि बॉस है एक कंपनी का, और पेरिफेरल जो है उसके अंदर जो ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आते हैं वो क्या है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, वो उसके आगे काम करने वाले हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। अच्छा, सेंटर के अंदर ब्रेन स्पाइनल कोड आते हैं, पेरिफेरल के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो आपको पता है क्या है। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो सारे फंक्शंस जिसको हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती, वो सारे अंदर आते हैं किसके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। अच्छा, और जो हमारी बॉडी परफॉर्म कर सकती है, वो सारे फंक्शंस जो हमारी बॉडी परफॉर्म कर सकती हैं उसको हम कैटेगरी में डालते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के। मिसाल के तौर पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो हार्ट बीट है हमारी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, हमारी जो हार्ट बीट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो इसलिए ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, हमारे हाथ की मूवमेंट, हमारे पाँव की मूवमेंट, हमारे टंग की मूवमेंट, जो हमारे मूवमेंट जितनी भी होती हैं वो हमारे जो कंट्रोल के अंदर होती हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन और न्यूरोग्लाया। ठीक है, न्यूरॉन क्या है, न्यूरोग्लाया क्या है। अच्छा, न्यूरॉन मैं आपको सारा पढ़ के नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप उसको याद रख सकें। ठीक है, पढ़ के बताऊँगा तो आप बोर हो जाएंगे। न्यूरॉन्स क्या है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ आपको क्या है। रिस्पॉन्सिबल क्या है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हमारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से फंक्शन, सब मिसाल के तौर पर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है ये। सेंसिंग, सेंस करता है। ठीक है, थिंकिंग, सोचता है, रिमेम्बरिंग, याद करता है, और कंट्रोलिंग मसल एक्टिविटी। इसको खुद ही आपको समझ आ रही होगी इंग्लिश पढ़ के, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी इसको। अच्छा, बात करते हैं न्यूरोग्लाया की। न्यूरोग्लाया जो है वो न्यूरॉन्स के साथ एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं।
क्या, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, नरिश करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस को मेंटेन मतलब, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का लेवल बढ़ गया या कम हो गया तो उसको अपने नॉर्मल लेवल के अंदर लेकर आते हैं, तो उस फंक्शन को, उस काम को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और न्यूरोग्लाया जो है वो होम्योस्टेसिस, कहाँ का होम्योस्टेसिस, नर्वस सिस्टम का होम्योस्टेसिस वो मेंटेन करता है और पूरी बॉडी का भी साथ साथ। ठीक है, मेन जो वो परफॉर्म करेगा वो उसका करेगा, नर्वस सिस्टम का करेगा, लेकिन साथ साथ पूरी बॉडी का भी नर्वस होम्योस्टेसिस जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। नर्वस टिश्यूज़ होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं दो काइंड ऑफ सेल पे। नर्वस टिश्यूज़ मतलब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और उसके आगे जो ब्रांचेस निकली हुई हैं वो कंसिस्ट करती हैं किन चीज़ों पर, न्यूरॉन्स पे, न्यूरोग्लाया पे। दो काइंड ऑफ सेल्स हैं जो कि प्रिंसिपल काइंड ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, अच्छा न्यूरॉन्स क्या करते हैं वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी जो थिंकिंग, हमारी सेंसेस, हमारी रिमेंबरिंग, हमारी कंट्रोलिंग मसल एक्टिविटी, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये न्यूरॉन्स परफॉर्म करते हैं। हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है और ब्रेन के अंदर बेसिकली न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जो कि न्यूरॉन्स सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं। और न्यूरोग्लाया क्या होते हैं, ये एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ये भी एक किस्म के सेल्स हैं, लेकिन ये जो है मेन फंक्शन इनका नहीं है। ये एज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद होते हैं यहाँ पे, जो कि नरिश भी करते हैं, साथ साथ प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन को और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं का मतलब क्या है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि अगर बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ का लेवल इंक्रीज़ हो गया या डिक्रीज़ हो गया तो उसको वो अपने नॉर्मल लेवल पर लेकर आते हैं। तो न्यूरोग्लाया का बेसिक फंक्शन जो है वो होम्योस्टेसिस भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा कंटिन्यू करते हैं। न्यूरोग्लाया कंस्टिट्यूट अबाउट हाफ ऑफ द वॉल्यूम, मतलब मैं आपको वर्ड टू वर्ड तो नहीं बता रहा क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, ना मेरे पास है। तो न्यूरोग्लाया जो है वो क्या होता है कि वॉल्यूम जितना भी होता है, वॉल्यूम मुराद ये है हमारे पास कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जितना भी वॉल्यूम होता है, न्यूरॉन्स उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर आते हैं, न्यूरोग्लाया वॉल्यूम के अंदर आते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो वॉल्यूम के अंदर आता है। तो इन सब को मिलाकर जितना भी वॉल्यूम बनता है उसका हाफ जो है वो न्यूरोग्लाया होते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात हमारे पास ये फरमा रहा है कि न्यूरोग्लाया जो है वो करते हैं, डिवाइड भी होते हैं और मल्टीप्लाई भी होते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड बेसिकली एक ही बात हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब भी ज़्यादा होना होता है, डिवाइड का मतलब भी ज़्यादा होना होता है बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो न्यूरोग्लाया जो है वो जनरेट तो नहीं करते, नर्व इम्पल्सेस जनरेट नहीं करते। नर्व इम्पल्सेस मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो जनरेट नहीं करते, लेकिन ये क्या है, डिवाइड और मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब न्यूरोग्लाया जो है वो 6 टाइप के सेल्स होते हैं, जिसके अंदर पहला जो सेल्स है वो एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं उसको, ओलिगोडेंड्रोसाइट दूसरा सेल है, माइक्रोग्लाया एंड एपेंडाइमल सेल्स आर फाउंड इन ओनली सीएनएस। ये जो 4 किस्म के सेल्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग बचे श्वान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, कि हमने बात की न्यूरोग्लाया जो है वो 6 किस्म के सेल्स होते हैं, 4 जो है वो सीएनएस के अंदर पाए जाते हैं और 2 पीएनएस के अंदर पाए जाते हैं। तो आइए हम उनकी ना एक एक फंक्शन याद कर लेते हैं, एक एक फंक्शन देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोसाइट्स की। एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर बी। तो ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब होता है कि ब्लड की रेगुलेशन करवाते हैं ब्रेन के अंदर और आउटसाइड, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और रेगुलेशन ऑफ आइंस, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस। ठीक है, न्यूट्रिएंट ऑफ आइंस, गैसेस और न्यूट्रिएंट्स, आयंस, गैसेस। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसकी रेगुलेशन करवाते हैं। तो एस्ट्रोसाइट्स के अंदर हमारे पास फंक्शन क्या है, हमने 3 फंक्शन लिखे हैं, जिसके अंदर पहला वाला जो फंक्शन है वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप उसको सिर्फ ये याद कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर सपोर्ट के अंदर काम करता है, रेगुलेशन ऑफ द आइंस, न्यूट्रिएंट्स और डिजॉल्व गैसेस, ये जो है ये इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, अच्छा जी, बात करते हैं एपेंडाइमल सेल्स की। ये क्या करते हैं, लाइन वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल। अच्छा, वेंट्रिकल्स जो है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि जैसे हमारे हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, तो वेंट्रिकल्स ऐसी जगह को बोलते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा होल हो। ठीक है, होलो जो कैविटीज़ होती हैं उसको कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो ब्रेन के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद है। तो एपेंडाइमल सेल्स जो है वो उनकी लाइनिंग में हेल्प करता है और क्या करता है, हेल्प करता है प्रोड्यूसिंग, सर्कुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो CSF होता है हमारा,
ब्लड के अंदर जो ब्रेन के अंदर जो वाटर होता है, उस वाटर को ये प्रोड्यूस करता है, सर्कुलेट करता है और मॉनिटर करता है, हेल्प करता है उसकी, करता नहीं है, हेल्प करवाता है, ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स हेल्प करवाता है सीएसएफ की प्रोडक्शन, सर्कुलेशन और मॉनिटरिंग में। बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की, तो ये क्या करते हैं इसकी, तो माइलिनेट सीएनएस एक्सॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। एक्सॉन मतलब जो न्यूरॉन होता है उसकी बॉडी को बोलते हैं एक्सॉन। तो माइलिन का मतलब होता है कि उस बॉडी के अराउंड एक फैट्स की लेयर होती है, वो आ जाती है, उसको हम कहते हैं माइलिन शीट। तो वो माइलिनेट करता है किसको, ये एक्सॉन को माइलिनेट करता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर ये बनाता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है, ये ऐसी फजूल में लिखा हुआ है, मतलब करता होगा लेकिन आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, माइक्रोग्लिया की बात करते हैं, तो ये रिमूव करता है ऑल डेब्रिस, वेस्ट एंड पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस जो है हमारे पास ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं पैथोजेंस। तो उनको क्या करता है, ये फेगोसाइड कर देता है, मतलब अपने बॉडी के अंदर उसको इनगल्फ कर लेता है, उसको जज़ब कर लेता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर दो सेल्स आते हैं, सैटेलाइट सेल और श्वान सेल। सैटेलाइट सेल में सिर्फ आप ये याद रखें कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रेगुलेशन, न्यूट्रिएंट्स और न्यूरोट्रांसमिशन की रेगुलेशन जो है ये करता है। न्यूरोट्रांसमीटर आप पूछेंगे कि सर ये क्या होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये हेल्प करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह मैसेज प्रोवाइड करने में, मैसेज को लेके जाने में न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करवाते हैं, ठीक है। ये हम बात आगे करेंगे इंशाल्लाह। श्वान सेल्स क्या होते हैं, ये पीएनएस के अंदर जो है वो एक्सॉन की माइलिनेशन करवाता है। एक्सॉन जो कि मैंने क्या आपको क्या बताया है, न्यूरॉन की बॉडी होती है, उसको माइलिन शीट के अंदर रैप कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइलिनेशन। तो माइलिनेशन करवाता है पीएनएस के अंदर, श्वान सेल पीएनएस के अंदर करवाता है, और माइक्रोग्लाया जो है वो सीएनएस के अंदर करवाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो सीएनएस के अंदर करवाता है। न्यूरॉन्स जो है वो क्या करते हैं, इसकी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने तीन चीज़ें तो याद रख ली कि स्टिमुलस क्या होता है, नर्व इम्पल्स क्या होता है और इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स और नर्व इम्पल्स जो है वो बेसिकली एक ही चीज़ है, तो आप सिर्फ दो चीज़ें याद रखें, स्टिमुलस क्या होता है, नर्व इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। तो बात करते हैं स्टिमुलस की। स्टिमुलस जो है वो कोई भी चेंज हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो या इंटरनल इन्वायरमेंट हो, उसके अंदर कोई भी चेंज आएगा तो वो स्टिमुलस कहलाएगा। स्टिमुलस का मतलब मैं आपको समझाऊं इजीली, तो मतलब मजबूर करना, ठीक है। स्टिमुलस का मतलब होता है मजबूर करना। तो अब जो है मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई कील है, वो हमारे हाथ पे लग गई, तो हमने फ़ौरन से हाथ जो है वो दूर कर लिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो कील थी वो स्टिमुलस थी, उसने हमें मजबूर किया कि हम अपना हाथ पीछे हटा लें। तो स्टिमुलस क्या थी, वो कील थी, और जो हमारे पास हमने हाथ हटाया, किस वजह से हटाया, नर्व इम्पल्स की वजह से हटाया। नर्व इम्पल्स हमारे ब्रेन तक गई और वापस आई, हमें बोला कि आप अपनी उंगली हटा दो, तो हमने अपनी उंगली हटा दी। तो ये हमारे पास टोटल फंक्शन हो गया ये स्टिमुलस का और नर्व इम्पल्स का, ठीक है। आई होप बात समझ आ गई होगी। बात करते हैं एक्साइटेबिलिटी की। एक्साइटेबिलिटी क्या होती है कि जब भी कोई रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। अगर हम वही कील वाली मिसाल ले लें दोबारा, तो उसके अंदर हमारे पास जो स्टिमुलस था वो कील थी, और जो नर्व इम्पल्स था वो क्या था, हमारे पास हाथ पीछे हटाना, वो नर्व इम्पल्स था। तो हमने जब ये हाथ पीछे हटाया, इसी चीज़ को हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। सही है। अच्छा, एक होता है फंक्शनल कॉन्टैक्ट, एक होता है स्ट्रक्चरल कॉन्टैक्ट। स्ट्रक्चरल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि जो हमें नज़र आता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है, ठीक है। एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है, वो हमें स्ट्रक्चर उसका नज़र आता है, स्ट्रक्चरल कॉन्टैक्ट में है। लेकिन फंक्शनल कॉन्टैक्ट क्या है कि हमें नज़र आ रहा है कि जो चीज़ जुड़ी भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बीच में जो है वो काम हो रहे हैं सारे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल कॉन्टैक्ट। तो क्या होता है, एक न्यूरॉन्स के या दूसरे न्यूरॉन्स के दरमियान फंक्शनल कांटेक्ट होता है, वो आपस में बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि उनके दरमियान थोड़ा सा गैप होता है, और उस गैप को हम न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान गैप होता है, उसको बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। अब क्या होता है कि साइनेप्स जो है दो न्यूरॉन्स के दरमियान भी हो सकता है, और एक न्यूरॉन और एक मसल फाइबर के दरमियान भी हो सकता है। मसल फाइबर के दरमियान इसलिए होगा क्योंकि नर्व जो है वो डायरेक्ट हर चीज़ पर अप्लाई नहीं हो रही होती, बल्कि वो हमारे मसल के ऊपर आके अटैच हो जाती है, और मसल्स को वो
सिग्नल देती है कि आप ये काम परफॉर्म करें। नर्व जो है वो खुद काम परफॉर्म नहीं करती, बल्कि वो मसल को ऑर्डर करती है कि आप ये काम परफॉर्म करें। तो जब नर्व मसल के ऊपर लगी हुई है, इसका मतलब वहाँ पर न्यूरॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं, और न्यूरॉन्स जो हैं वो मसल के साथ भी अटैचमेंट रखते हैं। कौन सी अटैचमेंट? फंक्शनल अटैचमेंट, ठीक है। वो स्ट्रक्चरली आपस में कनेक्ट नहीं होते, बल्कि वो फंक्शनली कनेक्ट होते हैं। इसलिए जो है वो हमारा क्या होता है, न्यूरॉन्स के दरमियान भी साइनेप्स हो सकता है, और साइनेप्स जो है वो एक न्यूरॉन और एक मसल फाइबर के दरमियान भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यही लिखी हुई है, नहीं वही लिखी हुई है कि न्यूरॉन और मसल फाइबर जो है उसके जंक्शन को हम बोलते हैं, उसकी जो कांटेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। न्यूरॉन निकला है न्यूरॉन से और मस्क्यूलर मसल से निकला है। जंक्शन का मतलब होता है जो ज्वाइंट होता है। करते हैं पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये एक न्यूरॉन्स है, इसी के न्यूरॉन है ये एक न्यूरॉन है, और ये आपके पास इसके अलग अलग नाम दिए दिए हुए हैं, और ये जो है इनके फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं डेंड्राइट्स की। ये आपको जो बाल के जैसे नज़र आ रहे होते हैं, बाल के जिस टाइप के बाल होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? सिग्नल रिसीव करते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा, येलो जो है एरिया, ये आपको सेल बॉडी है, क्या करता है? सेल के फंक्शन में काम करता है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल नज़र आ रहा होगा आपको, प्रोटेक्ट करता है सेल को। अच्छा, एक्सॉन हाइलोक जनरेट इम्पल्सेस इन द न्यूरॉन, ठीक है, ये जनरेट करता है, यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो आपको ब्लू ब्लू सर्कल हैं उसके दरमियान जो आपको ये नज़र आ रहा होता है येलो, येलो जो है ये है नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या करता है? डिफ्यूजन ऑफ आइंस, मतलब डिफ्यूजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। आइंस, आइंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ये नोड ऑफ रेनवियर काम करते हैं। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। श्वान सेल हमने पिछले स्लाइड के अंदर बात की। श्वान सेल क्या करते हैं? ये माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं। माइलिन शीट क्या होती है? ये मतलब एक किस्म की प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन होती है, और साथ साथ ये इंक्रीज़ करती है सिग्नल्स की ट्रांसमिशन को। सिग्नल जब जिस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट होगी वहाँ पर सिग्नल बहुत जल्दी से ट्रैवल होगा, और जहाँ पर माइलिन शीट नहीं होगी वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू माइलिनेटेड एक्सॉन वहाँ पर कम रफ्तार में जो है वो ट्रैवल करेगा क्या? सिग्नल, ठीक है। अच्छा, ब्राउन जो एरिया है, ये येलो के अंदर जो ब्राउन है ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आपको पता है क्या करता है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मुझे आइडिया है कि आपको आता होगा। और एक्सॉन जो है वो इस जहाँ से एक्सॉन लिखा हुआ है ये वाला एरिया शुरू होता है, और ये लास्ट में ये जो है ब्लू वाला, ये जो लास्ट ब्लू अंडा है इसके यहाँ तक जो है ये एक्सॉन होता है, ठीक है। और ये जो पीला पीला आपको नज़र आ रहा है बाल के जैसे, ये एक्सॉन टर्मिनल है। अच्छा, मज़े की बात, एक्सॉन टर्मिनल एक न्यूरॉन का अटैच होता है डेंड्राइट्स के साथ दूसरे न्यूरॉन के। बात समझ आ गई? एक्सॉन का जो एक टर्मिनल है ये अटैच होता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ, और इसी तरह अटैच होते होते एक लंबी चेन बनती है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर। अच्छा, न्यूरॉन्स की बात हमने कर ली, न्यूरोग्लाया की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं नर्व की। नर्व क्या होता है? नर्व इज़ अ बंडल ऑफ मैनी नर्व फाइबर्स दैट रिसीव एंड सेंड मैसेजेस बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन, ठीक है। नर्व जो है वो क्या है? कनेक्शन है किसके दरमियान? बॉडी और ब्रेन के दरमियान, ठीक है। नर्व जो है वो कनेक्शन है बॉडी और ब्रेन के दरमियान। वो क्या करता है? रिसीव करता है और सेंड करता है मैसेजेस, रिसीव करता है और सेंड करता है मैसेजेस को। बात समझ में आ गई? नर्व क्या होता है? एक कनेक्शन है बॉडी और ब्रेन के दरमियान। वो क्या करता है? रिसीव करता है और सेंड करता है सिग्नल्स को बॉडी और ब्रेन के दरमियान, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ नर्व्स जो होती हैं वो उसकी क्लासिफिकेशंस हैं। कुछ नर्व्स होती हैं वो मोटर नर्व्स होती हैं, कुछ नर्व्स होती हैं वो सेंसरी नर्व्स होती हैं, कुछ नर्व्स होती हैं वो मिक्स्ड होती हैं। अच्छा, सेंसरी जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो सेंस करेगी, ठीक है, वो नर्व जो सेंस करेगी, जो सेंस करेगी उसको हम कहते हैं सेंसरी या एफेरेंट नर्व्स। एफेरेंट या सेंसरी। एफेरेंट और ईफेरेंट जो है वो आपको कैसे याद होगा? ए जो है वो पहले आता है, ई जो है वो बाद में आता है, ठीक है। तो ए जब पहले आएगा तो इसका मतलब पहले बॉडी सेंस करेगी, पहले बॉडी सेंस करेगी, उसके बाद कोई एक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो अब इसकी वो पढ़ लें, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एंड कन्वे देम टू द सीएनएस।
बॉडी सेंस करेगी, फिर सीएनएस में पहुंचाएगी, और इसके अगेंस्ट मोटर और इफेरेंट नर्व्स जो है वो क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन ब्रेन से लेकर बॉडी तक पहुंचाएगी। पहले सेंस होगा, ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन से मसल्स पे आएगा, जो लेकर आएगा वो है मोटर, और उसको हम कहते हैं इफेरेंट नर्व। ठीक है, और कुछ जो होती है वो मिक्स्ड होती हैं। ठीक है, वो जो है कभी सेंसरी काम करती है, एज अ सेंसरी नर्व काम करती हैं, और जो वो कभी कभी जो है वो एज अ मोटर नर्व काम करती है। ब्रेन की अगर बात करें तो ये जो है आपको पता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी है, जिसका मास है तकरीबन 1300 ग्राम्स, मतलब 1.3 kgs। ठीक है, और ऑलमोस्ट 3 पाउंड्स जो है ये बनता है। ठीक है, पाउंड में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, नहीं आता तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बात करते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 100 बिलियन न्यूरॉन्स एंड इज प्रोटेक्ट बाय द स्कल। ईजी बात है, कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके पार्ट के आप नाम याद रख लीजिएगा क्या है, सेरेब्रम है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन स्टेम है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, हिप्पोकैम्पस कहाँ है, हाइपोथैलेमस कहाँ है, आपको इन सब का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आप ये देख लें, ज़रा गौर से देख लें इसको, एक दफ़ा देख लें, क्योंकि आपको यहाँ पे रट्टा मारना है, कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, रट्टा ही मारना है, तो आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें भले इसका। चलें, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पे आते हैं। ब्रेन जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है हमारे पास, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर से मतलब आपको खुद ही पता है, फोर का मतलब होते हैं जो आगे होते हैं। ठीक है, फ्रंट। मिड का मतलब जो बीच में होगा, और हैंड का मतलब जो पीछे होगा। ठीक है, तो फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास सेरेब्रम आता है, थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है। मिड ब्रेन जो है वो एक ही छोटा सा पार्ट है, तो उसको आगे क्लासिफिकेशन है ही नहीं उसकी। हिंड ब्रेन के अंदर सेरिब्लम, पॉन्स वेरुलाई और मेड्यूला ऑब्लोगेटा, 3 चीज़ें आती हैं। फोर ब्रेन के अंदर 3 चीज़ें हैं, हिंड ब्रेन के अंदर 3 चीज़ें हैं, और मिड ब्रेन जो है वो अकेला है बेचारा। ठीक है, तो आप इसके नाम याद रख सकते हैं कि क्या फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या 3 चीज़ें आती हैं, हिंड ब्रेन के अंदर क्या 3 चीज़ें आती हैं। अच्छा जी, इसी को कंटिन्यू करते हैं। मेनेंजिस क्या होते हैं, मेनेंजिस जो है वो कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। कवरिंग मतलब कोई भी चीज़, मैंने आपको कहा कि बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन है उसके अंदर कोई ना कोई, उसके ऊपर कोई ना कोई कवरिंग है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग है उसको हम कहते हैं मेनेंजिस। तो मेनेंजिस जो है वो 3 किस्म के होते हैं, तीन तीन लेयर्स होती हैं। मेनेंजिस जो है वो ब्रेन 3 लेयर्स के अंदर कवर्ड होता है। सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है ड्यूरा मैटर, उसके बाद का नाम है एरेक्नॉइड मैटर, और जो सबसे अंदर होती है वो है पाई मैटर। ठीक है, अच्छा, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर, इन दोनों को अलग करता है सब ड्यूरल स्पेस। कहने का मकसद क्या है कि बिल्कुल आपस में जुड़ी भी नहीं होती, थोड़ी सी इसके अंदर गैप होता है। ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के अंदर गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ड्यूरा मैटर से निकला है सब, और सबका मतलब होता है नीचे, तो सब नीचे, ड्यूरल, ड्यूरा मैटर, स्पेस। तो ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर को कौन अलग करता है, सब ड्यूरल स्पेस। और एरेक्नॉइड मैटर और पाई मैटर को कौन अलग करता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस। और मज़े की बात, सब एरेक्नॉइड स्पेस और पाई मैटर, इन दोनों के दरमियान होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जैसा कि मैंने कहा कि वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन जो है वो क्या है, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन जो है वो एक स्पेसिस होती हैं, कुछ कैविटीज़ होती हैं, इरेगुलर कैविटीज़ होती हैं, जिसके अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ मैं एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, आप ये देख लें कि इसके अंदर क्या क्या जो है वो वेंट्रिकल कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि राइट एंड लेफ्ट लेटरल कहते हैं इसको, लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, कहाँ मौजूद होती है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे मौजूद होती हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड वेंट्रिकल जो है वो कहाँ मौजूद होता है, वो थैलेमस की जो पॉइंट होता है उसी पर, उसके नीचे जो है वो मौजूद होता है। और फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो कहाँ होता है, वो बिटवीन द सेरेब्लम और पोन्स होता है। सेरेब्लम और पोन्स जहाँ पर मौजूद हैं उनके दरमियान होता है। ठीक है, आप इनकी पिक्चर के अंदर आप ये देख लें कि वेंट्रिकल्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ठीक है, आपको ये इजीली याद हो जाएगा। ठीक है।
अगर करें तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, तो ये ग्लूकोज, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, यूरिया और आइंस के ज़रिए जो है ये बनता है। ठीक है। अच्छा, हमने बात करी थी वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स जो है बेसिकली इसी चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, कि ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF को स्टोर भी करता है और इसकी प्रोडक्शन भी करता है। प्रोडक्शन कैसे करता है, हमने बात करी थी एपेंडाइमल सेल्स की। एपेंडाइमल सेल्स जो हैं वो वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं, और वो सेल्स जो है वो फिल्टर करते हैं प्लाज्मा को। हमारे ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा, वो प्लाज्मा जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर आता है, किसके ज़रिए, एपेंडाइमल सेल्स के ज़रिए आता है, और एपेंडाइमल सेल्स उसको फ़िल्टर करते हैं, और उस फिल्ट्रेशन के बाद जो फ्लूइड हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर आता है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है, अब इतना ही याद रखिएगा। अच्छा, ये कैसे कितना पर मिनट ये प्रोड्यूस होता है, 0.5 ml पर मिनट ये प्रोड्यूस होता है, और पर डे का जो है ये 720 ml प्रोड्यूस होता है। अच्छा, बात करते हैं इनके फंक्शंस की। मैकेनिकल प्रोटेक्शन आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ना ये बहुत डिटेल में हमने देख लिया कि मैकेनिकल प्रोटेक्शन ये कैसे करता है, कि जब हमें कोई चोट लगती है कोई सर पे, तो डायरेक्ट हमारे ब्रेन डैमेज नहीं होता, बल्कि उसके अंदर लिक्विड होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो फ्लोट करता है, वो बच जाता है। अच्छा, केमिकल प्रोटेक्शन कैसे होगी इसकी। केमिकल प्रोटेक्शन ऐसे होगी कि हमारा जब सिग्नल ट्रांसमिशन होती है तो उसके अंदर आइंस परफॉर्म करते हैं अपना काम। आइंस जो है वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। तो अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो है आइंस, जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो आइंस होते हैं, अगर वही लेवल पे नहीं होंगे तो ये फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इसलिए सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की आइंस मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, और ये होती भी है। अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो केमिकल डैमेज हो सकता है। ठीक है। अच्छा, सर्कुलेशन कैसे करता है। CSF इज़ अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द ब्लड एंड नर्वस टिश्यूज़। CSF जो है वो क्या करता है, ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लेके वो नर्वस टिश्यूज़ के अंदर पहुंचा देता है। ठीक है, ये इसकी सर्कुलेशन हो गई।